हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद सोनू। आज जो है हमारा 100 डेज़ रिवीजन सीरीज़ का डे 2 है, जिसमें हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट करा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आप लोगों को मेरे क्लासेस कैसे लग रहे हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह भी रहती हैं, कोई डाउट्स रहते हैं, तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में ही मुझसे पूछ सकते हो। और फर्दर डिटेल्स के लिए या इस क्लास की जो पीपीटी है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को, जो बायोलॉजी विद सोनू के ही नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कल हमने जो है स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें देख ली थी। उसके आगे से हमें जो स्टार्ट करना है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये वैसे नहीं होगी, ठीक है, चलो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, तो हमको जो स्टार्ट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली हमने देखा था कि प्लांट्स में जो होती है सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद क्या होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पर स्टडी किया गया था। फर्स्ट टाइम स्टडीड इन, किस में देखी गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सबसे पहले आरबीसीज, या फिर इसी को हम और क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी का ही ये नेम है। इसके अलावा देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड्स कितना होता है, लिपिड्स की को जो हम अगर परसेंटेज की बात करें तो वो होते हैं 40%। और वहीं पर बात करें अगर प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कितने परसेंट होते हैं, तो वो होते हैं 52% अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो मॉडल्स देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही बनता है। ठीक है, तो मॉडल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है दैट इज सैंडविच मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल, ये किसने दिया था? ये डेनियल एंड डेवसन ने दिया था, डेनियल एंड डेवसन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि बेसिकली जो लिपिड होता है वो बीच में होता है, इसके दोनों तरफ जो होती है प्रोटीन की लेयर होती है, बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मॉडल जो हमसे पूछा जाता है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने, इन्होंने क्या बताया कि जैसे प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर है, तो इसमें लिपिड कितना होता है, 35 एंगस्ट्रॉम जो होता है लिपिड होता है। और उसके अलावा प्रोटीन जो रहता है 20-20 एंगस्ट्रॉम, इनकी जो विड्थ रहती है 20-20 एंगस्ट्रॉम रहती है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि ये बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है 75 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है। ठीक है, या इसी को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को ही हम क्या कह देते हैं, ट्राई लैमिलर मॉडल, लैमिलर मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखना है वो हमें देखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने था, ये मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही हूँ जिससे कि आपको अलग से पता चल जाए। मैंने लिखा गया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये इन्होंने कब दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो आप देख सकते हो, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है लिपिड का हेड जो होता है वो आउटसाइड होता है और टेल इनसाइड है। ठीक है, ये देखो, ये जो राउंड सर्कल्स हैं ये क्या है, हेड है। ठीक है, और ये जो इस तरीके से लाइंस हैं ये क्या हैं, ये इसकी टेल है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, दो लिपिड की लेयर्स इस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं, और बीच में ये क्या है आपका, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स रहते हैं, यानी कि जो पूरा लिपिड के बीच में फंसा हुआ है दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन्स, और जो पेरीफेरी पर होते हैं उनको हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, देखो यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, लिपिड कैसा रहता है, इसमें लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, बाइलेयर,
और मोस्ट अबंडेंट लिपिड हमें कौन-सा देखने को मिलता है? फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरोलिपिड होता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो लिपिड तो हमने देख लिया कि बाइलेयर होता है, मैं यहाँ पर प्रोटीन और लिख दे रही हूँ। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमें 2 तरीके के यहाँ पर हमने प्रोटीन देखे। एक तो हमने पेरिफेरल प्रोटीन देखा, ठीक है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि पेरीफेरी पर इस तरीके से अटैच्ड है लिपिड के साथ। और दूसरा हमने क्या देखा? इंटीग्रल देखा। इंटीग्रल यानी कि जो पूरी तरीके से एम्बेडेड है लिपिड में ही। ठीक है? और एक तरीके से हम और इसको पेरिफेरल और इंटीग्रल के अलावा हम इसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। देखो पेरिफेरल को हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल का दूसरा नाम हो जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेरिफेरल की ही बात हो रही है। ये क्या होता है? ये आउटसाइड मेम्ब्रेन होता है, आउटसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है? और दोनों ही तरफ होता है, टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, दोनों ही तरफ होता है। और वहीं बात करें इंटीग्रल प्रोटीन को हम क्या और बोल देते हैं? इसका अदर नेम क्या हो जाएगा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है? जो कि ये आपका ये है, ये वाला, ठीक। अब देखो कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पीछे इसमें देखा था ना कि क्या कहते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हमने देख लिए थे। देखो लिपिड 40% होता है, अप्रॉक्स 52% प्रोटीन होता है, और 2 to 3% जो 2 to 8% जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। अब यहाँ पर ऐसे स्पेस नहीं बचा है, रुक जाओ एक सेकंड में, इसमें अगर ऐड हो जाती है स्लाइड। चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कितने हमें कितना देखने को मिलता है? 2 to 8% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 8%। और हमेशा किधर होता है? ये हमेशा हमें देखने को मिलेगा ऑलवेज टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है? और इसमें भी हम 2 तरीके के देखते हैं, एक तो ग्लाइकोलिपिड देखते हैं, ग्लाइकोलिपिड, और दूसरा देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ये आपने डायग्राम में भी ऊपर ध्यान दिया होगा, ठीक है? देखो डायग्राम में भी आपको ये दिया हुआ होगा, ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है? ये दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। और अगर इन केस आपके पास मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है, तो आप इस तरीके से, इस पे ज़्यादा लॉन्ग मतलब 125 वर्ड्स या वैसे नहीं आएगा, 50 वर्ड्स में ही आएगा। तो आप इतना ये सब चीज़ें जो है इसको मेंशन कर सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो और सारी चीज़ों को वन बाय वन लिख सकते हो, ठीक है? तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब देखो एक हम नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है, दैट इज़ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है? इसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ आ जाती है? एक तो देखो वैक्यूल आता है, वैक्यूल, दूसरा आता है आपका गोल्जी बॉडी, तीसरी चीज़ आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथी चीज़ आती है लाइसोसोम, ठीक है? ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना भी हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो इसकी ट्रिक के लिए, वो गर्ल, ठीक है? तो वी ओ से क्या हो जाएगा? वैक्यूल, जी से गोल्जी बॉडी, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल से आपका हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ लेते हैं। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? पोर्टर ने करी थी, ठीक है? और ये अराइज कहाँ से होता है? ये तो डिस्कवरी हो गई इसकी, ठीक है? डिस्कवरी पोर्टर ने करी थी, और ये अराइज होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है? यहाँ अराइजेस आगे लिख लेना, मैंने पीछे लिख दिया है। ये आप देख सकते हो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस की ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर वाली, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इससे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो रहा है, ठीक है?
और ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है, 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो, डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड कर देता है। किस तरीके से, एक तो इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होता है। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, पहला होता है इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यानी कि ये इस तरीके से देखो, ये जो लेयर्स बन रही है ना, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे की बात करें, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये जो स्पेस बाहर बाहर बच गया आपका, इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो सब किस में आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, एक तो इसमें सिस्टर्नी, ठीक है, टिब्यूल एंड वेसिकल्स। ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। डायग्राम में भी आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। देखो, ये हो गई सिस्टर्नी, ये जो इसके ये वाले पार्ट्स हैं ना, ये वाले पार्ट्स जो हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और देख लेते हैं। 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमें 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ की अगर हम बात करें, तो रफ को हम किस और नाम से जानते हैं, इसको हम बोल देते हैं ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको हम बोल देते हैं, और स्मूथ वाले को क्या बोल देते हैं, ए ग्रैन्युलर। अब हम ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर किस बेसिस पर बोलते हैं, ऑन द किसकी प्रेजेंस पर बोलते हैं, राइबोसोम्स की प्रेजेंस पर बोलते हैं। यानी कि ग्रैन्युलर में क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट, और ये किस में हेल्प करते हैं, राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और वहीं बात करें अगर ए ग्रैन्युलर की, तो यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट, इसलिए इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। और ये किस लिए हेल्प, ये किस में हेल्प करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, देखो मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पर मॉडिफाई होता है, इन नर्व्स में मॉडिफाई होकर के ये क्या बना लेता है, ये बनाता है निसल्स ग्रैन्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और दूसरा बात करें अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये कहाँ पर, इन मसल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मॉडिफाई होकर के क्या बना लेता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो कि क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आती है, इसमें भी एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ मैं, रुक जाओ। चल जाओ। हाँ, एक हमें और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उसको देख लो। यहाँ पर डेस्मोटिब्यूल केवल हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन प्लांट्स ओनली। ठीक है, एनिमल में ये नहीं होता। और ये क्या होता है, ये पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।
जो कि एक्सटेंड हो जाता है, विच एक्सटेंड इनटू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने देखी हो तो मैंने वहाँ पर आपको एक डायग्राम बताया था, जब हमने क्या कहते हैं सेल वॉल पढ़ी थी, कि जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल जब हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने प्लाज्मोडेस्माटा देखा था, कि जो कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन बना करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डेस्मोटिब्यूल होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सपोज करो ये एंडोप्लाज्म, दूसरे कलर से रुको मैं बना देती हूँ, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होकर के इस तरीके से ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा से होती हुई दूसरे सेल में भी पहुंच जाती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं डेस्मोटिब्यूल, ठीक है। और ये काहे में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ठीक। अच्छा, फंक्शंस देख लेते हैं हम इसके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहीं पर ही फंक्शंस देख लो, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा के ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो है गोल्जी बॉडीज आगे चल के फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट काम इसका क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में जैसे कि आपका साइटोक्रोम P450 होता है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज में तो माइक्रो बॉडीज के यहाँ पर नाम भी लिख लो, ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, ठीक है, और स्फेरोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट सब टॉपिक पर, जो कि है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसको, इसके अदर नेम्स भी देख लेते हैं। जैसे ये तो गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। गोल्जी बॉडी के अलावा इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अलावा इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई भी नाम आता है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो गोल्जी बॉडी की ही बात कर रहा है। इसके अलावा इसको ईडियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। डेल्टन्स बॉडी भी बोलते हैं, डेल्टन्स बॉडी भी बोलते हैं, बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। ये सब इसी के नाम हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में आप लोगों का होता है ना पर्यायवाची, की एक वर्ड के काफ़ी सारे पर्यायवाची होते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। और प्लांट्स में इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम इन प्लांट्स, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने। उन्हीं के नाम पर जो है इसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है, डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी, ठीक है। और कहाँ से करी थी, मतलब किस उससे करी थी, तो फ्रॉम नर्व सेल, नर्व सेल ऑफ आउल स्लैश कैट, ठीक है। और तब क्या कहते हैं, अच्छा इसके अलावा और भी इसमें देख लो, जैसे कि इसको और अदर नेम्स हम और भी क्या बोलते हैं। ये तो चलो गोल्जी बॉडी और उनसे वो हो जाता है, बट इसके अलावा इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसके अलावा अगर हम इसके काम की बात करें तो ये क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है।
और इसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। अब फेसेस की बात कर लें अगर हम इसके, तो देखो आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि एक तो ये है इसका फॉर्मिंग फेस, जिसे हम सिस फेस या फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं, जहाँ से गोल्जी बॉजी बॉडी जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। और एक जो होता है हमारा ट्रांस या मैच्योरिंग फेज होता है, जहाँ पर ये एंड हो रही है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिख लो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्या करता है? ये पोलैरिटी शो करता है, शो पोलैरिटी, ठीक है। तो अब हम बात करें, अगर इसका जो फॉर्मिंग फेस होता है उसे हम सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस, या फिर फॉर्मिंग फेस, या फिर प्रॉक्सिमल फेस बोलते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल फेस, ठीक है। और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ये होता है नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरे साइड की बात करें तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफेज, ठीक, या फिर इसको कॉनकेव भी बोल देते हैं, कॉनकेव फेस, या फिर मैच्योरिंग फेस, या फिर इसी को हम बोल देते हैं डिस्टल, यानी कि दूर है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो डिस्टल फेस। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं गोल्जी बॉडी के। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है? सिस्टर्नी, वेसिकल एंड वेक्यूल्स, ठीक है। वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर हमने ट्यूब्यूल्स देखे थे, ठीक है। अब फंक्शंस देख लेते हैं सारे, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। और वो भी कैसा? प्राइमरी लाइसोसोम वाया पैकेजिंग, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन भी क्या कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये सब किसके फंक्शन है? ये सब गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, ये भी कौन करता है? ये गोल्जी बॉडी करता है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ये सब गोल्जी बॉडी के काम है। इसके अलावा एक और है इम्पोर्टेंट, स्टोरेज ऑफ विटामिन सी। ये सब हो गए हमारे गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। अच्छा, गोल्जी बॉडी को जो स्टेन करते हैं हम, स्टेनिंग किससे करते हैं? वो हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, स्टेनिंग सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट अब देखो गोल्जी बॉडी से क्या चीज़ फॉर्म हो रही थी? गोल्जी बॉडी से यहाँ पर लाइसोसोम फॉर्म हो रहे थे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। तो लाइसोसोम की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवरी डी डुवे ने, ठीक है, डी डुवे ने, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू पैकेजिंग ऑफ
पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। और क्या कंटेन करते हैं लाइसोसोम? लाइसोसोम कंटेन करते हैं, कंटेन्स हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल सकते हैं हम इसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और इसका लाइसोसोम के पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 5.5। इसके अलावा ये क्या है, एक तरीके से पॉलीमॉर्फिक होते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है ये। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक है। और देखो हमें प्राइमरी लाइसोसोम शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम, चलो पूरा ही लिख दो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लाइसोसोम एंड देन लास्ट में है ऑटोफेगिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ठीक है, एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। तो देखो प्राइमरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स कैसे होते हैं, उसके एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि सपोज करो ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसके एंजाइम्स क्या हैं? इनएक्टिव है। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है? एंजाइम्स जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब जैसे कि सपोज ये कोई माइक्रोब है, रेड कलर से मैं माइक्रोब बना देती हूँ, तो ये क्या करेंगे? एक्टिव एंजाइम्स जो हैं इसके साथ जा करके, माइक्रोब्स के साथ जा करके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, फिर टर्शियरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो टर्शियरी लाइसोसोम क्या करता है, या इसी को हम बोल देते हैं और रेसिडुअल बॉडीज। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या करेगा, ये उस माइक्रोब को एनगल्फ कर लेगा और उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या हो जाता है, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल बच जाता है, जो कि फिर सेल से बाहर निकल जाता है। ठीक, इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, यहाँ पर लिख सकते हो सुइसाइडल बैग, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ठीक, या फिर स्केवेंजर ऑफ सेल, स्केवेंजर ऑफ सेल। तो ये सब जो हैं इसके अदर नेम्स हैं, सुसाइडल बैग, स्केवेंजर ऑफ सेल, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा स्टेनिंग किससे करी जाती है? लाइसोजाइम की, सॉरी लाइसोसोम की स्टेनिंग जो हम करते हैं वो करते हैं हम गोमोरी स्टेन से। ठीक है, गोमोरी स्टेन से। और इसका एक मार्कर एंजाइम भी पूछा जाता है, तो मार्कर एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग, लाइसोसोम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये सब इसके कॉमन नेम्स रहते हैं। ये इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। ये बेसिकली कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसमें आपका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट रहता है। और इसकी जो ये जो इनफोल्डिंग्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पर FOF1 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम ऑक्सीसोम बोल देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अब आप लोग नोट कर लो साथ साथ में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर डिस्कवरी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? बेंडा ने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था वो किसने देखा था? कोलिकर ने। और इन्होंने क्या नाम दिया था इसको? नेम्ड, कोलिकर नेम्ड सार्कोसोम। और कहाँ देखा था? फ्रॉम थाई मसल ऑफ इंसेक्ट, थाई मसल ऑफ इंसेक्ट में। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो अदर नेम्स किस किस ने दिए थे, तो ऑल्टमैन ने इसको क्या बोला था? बायोप्लास्ट बोला था। ठीक है, बायोप्लास्ट बोला था।
और फ्लेमिंग ने इसको जो है फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग ने इसको फाइला बोला था, है ना? इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एफ से फ्लेमिंग, एफ से फाइला। तो ऑल्टमैन में ए आ रहा है, ए के बाद बी आता है, तो इन्होंने बायोप्लास्ट दिया था। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ये होता कैसा है, ये जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा, ये डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें खुद के लिए खुद का डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है, सेमी ऑटोनोमस। एक और सेल ऑर्गेनेली होती है जो सेमी ऑटोनोमस होती है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरी सेमी ऑटोनोमस बॉडी कौन सी होती है, सेल ऑर्गेनेली कौन सी होती है, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस हो गया। इसके अलावा राइबोसोम इसमें कैसा प्रेजेंट होता है, राइबोसोम इसमें 70S प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप नोट कर सकते हो एनिमल या फिर ह्यूमन में जो है, ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। कितना कितने में, किस तरीके से, 28S और 39S में। स्टेनिंग की अगर हम बात करें, इसके स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग हम किससे करते हैं, जेनस बी ग्रीन से। जो ये मैं स्टेन्स लिखवा रही हूँ ना, आपको ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक बार मैच द कॉलम करके क्वेश्चन बना हुआ है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, स्लाइड पर आगे की चीज़ें देख लेते हैं इसकी, ठीक है। इसका जो डीएनए होता है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए कैसा होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है सिंगल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, और यहाँ पर क्या होता है, नो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, नो हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ओनली, अच्छा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, देखो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पोरिन, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा पोरिन प्रोटीन हमें कहाँ और देखने को मिलता है, तो पोरिन प्रोटीन हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है प्लास्टिड में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। ये तीनों तो आपको ध्यान ही रखने हैं कि पोरिन प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो ए मेम्ब्रेनस जो वो होती है ना, ए मेम्ब्रेनस कौन कौन सी हैं और डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स की, डबल मेम्ब्रेनस में कौन कौन है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और न्यूक्लियस है, ठीक। और अगर हम बात करें ए मेम्ब्रेनस की, मतलब जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेनस, तो उसमें क्या क्या है, राइबोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम है एंड न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज भी ए मेम्ब्रेनस है, इंक्लूजन बॉडी जो उनका स्टोर्ड फूड होता है ना, स्टोर्ड फूड, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। इंक्लूजन बॉडीज़ के मैंने जब बैक्टीरिया वाली क्लास ली थी तो वहाँ पर मैंने इंक्लूजन बॉडीज़ आपको बताए हैं, कौन से 3 होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पे वापस आ जाओ। इसका जो डायग्राम तो हमने ऑलरेडी देख रखा है ना, ठीक है। ये डिवाइड कैसे करता है, तो डिवीजन देख लो, इसमें डिवाइड्स बाय फिजन,
ठीक है, फिजन से इसमें डिवीजन होता है। इसकी जो इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और क्रिस्टी में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टी में ही प्रेजेंट होते हैं FOF1 पार्टिकल्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इसका अदर नेम क्या रहता है? और ऑक्सीसोम बोल देते हैं, या फिर इसको हम फर्नांडिस मोरन पार्टिकल बोल देते हैं, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल। ठीक है, या फिर इसी को हम रेकर्स पार्टिकल बोल देते हैं, रेकर्स पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है टिम और टॉम प्रोटीन से, वो भी लिख लो यहाँ पर, टिम एंड टॉम। ये क्या होता है? टिम होता है ट्रांसलोकेज ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये होता है आपका ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, टिम एंड टॉम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, और देखो इसमें हम क्या चीज़ देख सकते हैं? डायग्राम तो हमने ऑलरेडी देख लिया, डायग्राम से ही एक बार देखो अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो डबल मेम्ब्रेनस हो गई, ठीक है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हैं, ये आपकी, इससे क्या बोलते हैं? ये हो गई आपकी क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पर ही जो है आपके ऑक्सीसोम प्रेजेंट है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, जो पतला वाला पार्ट है, ये FO पोर्शन है, और ये नीचे वाला जो है वो F1 पोर्शन है। FOF1 पार्टिकल जो हम कह रहे थे ना, फर्नांडिस मोरन रेकर्स पार्टिकल, ये सब हो गया उसमें। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी प्रेजेंट है इसमें, है ना, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, यानी कि आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस है उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे हैं। और इसके अलावा इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, वहाँ पर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है। और वो कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है? यहाँ पर लिख सकते हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड, वो लेसीथीन नहीं है। जनरली लेसीथीन देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट लेसीथीन, बट कौन सा है? कार्डियोलिपिन। ठीक है, कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब फंक्शंस देख लेते हैं इसके, फिर हम इसको जो है आई गेस कितनी देर की, 37 मिनट्स की तो क्लास हो चुकी है। इसके फंक्शंस देख करके फिर हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस देख लेते हैं इसके, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तीन तरीके से हमें इसमें, एक तो लिंक रिएक्शन में, ठीक है, लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल एंड ETS। ये सब कहाँ होता है? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETS होता है, और ये दोनों कहाँ होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ देखने को मिलती है? इन स्पर्म्स। आपने देखा होगा, जैसे ये इस तरीके से जो स्पर्म का हमारा डायग्राम रहता है, उसमें जो ये मिडिल पीस होता है, ठीक है, ये तो इसकी टेल हो गई। ठीक है, तो मिडिल पीस में जो है, मिडिल पीस में ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं नेबेन कर्न, नेबेन कर्न। ये क्या होता है? स्पाइरल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ इन स्पर्म मिडिल पीस, मिडिल पीस में। ठीक है, इसके अलावा क्या फंक्शन रहता है? सिंथेसिस ऑफ ATP जो करता है वो ATP होता है, जो सिंथेसिस ऑफ ATP, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अच्छा, ऊपर में गलत, ऊपर में जल्दी में उसको क्लोरोप्लास्ट को जो है किचन ऑफ वो बोलते हैं, किचन ऑफ सेल, मैं माइटोकॉन्ड्रिया में बोल गई। पावर हाउस ऑफ सेल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्लांट्स में अगर हम बात करें, इन प्लांट्स,
तो माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें पार्टिसिपेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट्स इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, रेस्पिरेशन, उसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखने को मिलता है। जो फोटो रेस्पिरेशन होती है तीन सेल्स में होती है ना, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, एक पेरोक्सीसोम में होती है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में देखो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने देख लिया, देन उसके जो मॉडल्स थे एक बार मैं हाईलाइट, चलो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने देख लिया, जिसमें हमने सैंडविच मॉडल किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राइलेमिलर मॉडल है वो किसने दिया था। इसके अलावा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने देख लिया पूरा डिटेल में, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, देन उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके फंक्शंस, टाइप्स, सब चीज़ देख ली। फिर हमने उसके बाद गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी की डिटेल में पढ़ लिया, उसके फंक्शंस वगैरह कंपोनेंट्स सब देख लिए, लाइसोसोम देख लिया और माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी कल होगी उसमें हम प्लास्टिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं रहता है, प्लास्टिड्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा राइबोसोम बचेगा, राइबोसोम और जो साइटोस्केलेटन में मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम वगैरह, और न्यूक्लियस बचेगा, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड डे पे मतलब थर्ड क्लास में हमारा 3 दिन, मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 दिन में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक-एक पॉइंट को क्लियर करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो आज सेकंड क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके जो अप्रॉक्सिमेटली 100 टू 150 क्वेश्चंस हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। फिर आपको कहीं से इधर-उधर आपको प्रैक्टिस करने या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करिए और जब आप क्वेश्चंस चाहे प्रीवियस ईयर लगाएँगे तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से लगेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।